नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। आज उत्तर प्रदेश की राजनीतिक लड़ाई में तीसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है। आज जिन 59 सीटों पर वोटिंग हुई उनमें अधिकतर सीटें यादव परिवार का गढ़ मानी जाती हैं और इसीलिए तीसरे चरण की वोटिंग में समाजवादी पार्टी का जोश हाई था। लेकिन अगले चरण के चुनाव में यह समाजवादी पार्टी का आत्मविश्वास डगमगा सकता है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी पर ऐसा राजनीतिक हमला बोला है जिसका जवाब देने में अखिलेश यादव को मुश्किल होगी। और ये मुश्किल आसान नहीं, बहुत मुश्किल वाली। आज हरदोई में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2008 में अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट का उल्लेख किया। आतंकवाद के मुद्दे पर अखिलेश को निशाना बनाया। सबसे पहले आप मोदी का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने अखिलेश के आने वाले चुनाव में मुसीबत को काफी बढ़ा दिया है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में वहां की सेवा कर रहा था तो उस दौरान अहमदाबाद में भी सीरियल बम धमाके हुए थे और उनका षड्यंत्र तो और शहरों में भी था। मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता हूं साथियों। और उसी दिन जो लोग इन धमाकों में मारे गए थे, धरती खून से लाल हो चुकी थी। माताएं बहनें के आंसू रुकते नहीं थे। मैंने उस रक्त से गीली हुई इस मिट्टी को उठा करके मैंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोज करके सजा देगी। आज मैं विशेष तौर पर इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसे ही यूपी में एक तो नहीं बल्कि आतंकी हमलों के 14 मुकदमों में समाजवादी सरकार ने बहुत सारे आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का फरमान सुना दिया था। क्या आतंकवादियों पर रहम करना ठीक है क्या? आप जरा बताइए, रहम करना ठीक है क्या? आतंकवादियों को बचाने के खेल ठीक है क्या? और आज लिपापोती करने निकले हो। ये लोग विस्फोट कर रहे थे, धमाके कर रहे थे और समाजवादी पार्टी सरकार इन आतंकवादियों पर मुकदमा तक नहीं चलने दे रही थी। आतंकवादियों को केस वापसी का रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा था। चुनाव प्रचार और मतदान ने जैसे यादव कुनबे में एकता का जोड़ लगा दिया। अखिलेश से लेकर मुलायम, शिवपाल, डिंपल ने वोट डाला तो लगा कि समय की नजाकत को महसूस करते हुए ये तस्वीर शायद पेश करना बहुत जरूरी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मामले पर समाजवादी पार्टी पर राजनीतिक हमला क्यों किया, इसके पीछे का कारण आप समझिए। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में जिन 49 आरोपियों को सजा सुनाई गई उनमें से एक का नाम मोहम्मद सैफ है, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला है। बीजेपी का दावा है कि मोहम्मद सैफ समाजवादी का नेता शादाब अहमद है उसका बेटा, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में शादाब अहमद अखिलेश यादव के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी बीजेपी के निशाने पर हैं। अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट ऐसी घटना थी जिसके घाव आज तक नहीं भरे।
आज हम आपको आइए बताते हैं कि अहमदाबाद ब्लास्ट जिसका उल्लेख चुनावों में हुआ उत्तर प्रदेश में वो क्या था। दरअसल 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के अंदर एक के बाद एक 21 बॉम्ब धमाके हुए। इस आतंकवादी हमले में 56 लोगों की मौत हुई। इस घटना के 13 साल बाद इस पर ऐतिहासिक निर्णय आया। अहमदाबाद की विशेष अदालत ने कुल 49 दोषियों में से 38 को सजाए मौत दी, 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई। देश के इतिहास में यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में दोषियों को एक साथ फांसी की सजा दी गई है। इस निर्णय से पहले केवल राजीव गांधी हत्याकांड के मामले में ही एक साथ 26 लोगों को सजाए मौत अदालत की तरफ से सुनाई गई थी। आतंकवादियों का प्लान उस समय बहुत बड़ा था। उनकी पूरी योजना पूरी तरह से सफल होती तो और ज्यादा स्थिति खराब होती। आतंकवादियों का इरादा 50 से ज्यादा धमाके करने का था। सभी लक्ष्य पर बॉम्ब रखे जा चुके थे, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि 50 में से 29 बॉम्ब फटे ही नहीं। सूरत पुलिस ने 28 जुलाई और 31 जुलाई 2008 के बीच शहर के अलग अलग इलाकों में 29 बॉम्ब बरामद कर लिए। ये आतंकवादी घटना आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और प्रतिबंधित संगठन सिमी ने करवाई और तब कहा गया था कि गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए ये सारे सीरियल ब्लास्ट करवाए गए। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में आतंकवाद का यह मुद्दा बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है और प्रधानमंत्री इसको खूब उठा रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान पूरा हो गया। तीसरे फेज की 59 सीटों पर शाम 6 बजे करीब 60% मतदान हो चुका था। तीसरे चरण के चुनावों में समाजवादी पार्टी की साख दांव पर है, क्योंकि अखिलेश करहल से चुनाव मैदान में हैं। अब देखना यह होगा कि 10 मार्च को परिणाम अखिलेश समाजवादी पार्टी के पक्ष में आते हैं या बीजेपी फिर से अपना परचम लहराती है, योगी एक बार फिर से अपना दम दिखा पाते हैं। यूपी में चुनाव के तीसरे दौर में वोटिंग की टेंशन खत्म और नतीजों का इंतजार शुरू हो चुका है। आज तीसरे फेज में जिस तरह से 59 सीटों पर मतदान हुआ, उसे देखकर बीजेपी अपनी पुरानी जीत का दावा कर रही है, तो समाजवादी पार्टी अपने सुनहरे दिनों की वापसी की गारंटी दे रही, क्योंकि किसी जमाने में तीसरे फेज की ज्यादातर सीटों पर यादव परिवार का कब्जा हुआ करता था। आज जिस 59 सीटों पर मतदान हुआ उसमें हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिले शामिल थे। लेकिन आज यादव बहुल सीटों पर दोपहर 3 बजे तक 50% मतदान हो गया। इसमें फिरोजाबाद जिले में लगभग 51%, मैनपुरी में 52.5%, करहल में जिस सीट पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं उस पर 56% से ज्यादा मतदान हो चुका था, जिसे समाजवादी पार्टी अपने पक्ष में एक अच्छा संकेत मान रही है। 10 मार्च को साइकिल की सरकार बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश से बाबा मुख्यमंत्री जी की विदाई होने जा रही है। एक परिवार वाला ही ये समझ सकता है उसकी परिवार के लिए जिम्मेदारी क्या है। एक परिवार वाला यही समझ सकता है कि महंगाई का असर उसके परिवार पर क्या पड़ता है। अरे हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्या लेना देना है, सिलेंडर महंगा हो जाए। तीसरे चरण में आज जिन 59 सीटों पर मतदान हुआ है उसमें से ज्यादातर सीटें यादव परिवार का गढ़ मानी जाती है। लेकिन पिछले चुनाव में यादवों का गढ़ बीजेपी के तूफान के सामने तिनके की तरह बिखर गया था। 2017 में बीजेपी ने 59 में से 49 सीटें, समाजवादी पार्टी ने 8, कांग्रेस ने 1 और बीएसपी ने 1 सीट जीती। यानी पिछले चुनाव में समाजवादी परिवार अपने घर में घिर गया। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ यूपी की सत्ता में आई थी और इस बार भी इसी तरह के नतीजों की उम्मीद कर रही है। मैनपुरी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी 4 की 4 सीटों पर अपनी विजय पताका फहराएगी। मैनपुरी है, करहल है, भोगांव है, किसनी है, चारों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यूपी में पिछले 5 साल से सत्ता से बेदखल समाजवादी पार्टी इस बार सत्ता वापसी की पूरी कोशिशों में लगी हुई है। इसीलिए करहल सीट से खुद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है, ताकि पार्टी में आत्मविश्वास और जनता में जीत की उम्मीद दिखाई जा सके। क्योंकि अखिलेश के लिए करहल की जीत कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन लखनऊ की गद्दी को हासिल करने में कई चुनौतियां सामने खड़ी। नहीं, उनका तो कोई भरोसा नहीं है।
वो तो जहां जाना चाहेंगे वहां चले जाएंगे। उन्हें स्वार्थ जहां दिखाई देगा, कभी समाजवादी पार्टी में थे, कभी बसपा में थे, आज बीजेपी में है, कल कहाँ होंगे? कल हो सकता है बसपा में हो, कल हो सकता है समाजवादी पार्टी में आ जाएं। उनका क्या है? वो तो केवल यहाँ किसी दिल्ली वाले बड़े नेता ने उन्हें कहा कि जाओ करहल में कुछ माहौल बनाओ, वो माहौल बनाने आए थे। इस बार साइकिल की रफ्तार बहुत तेज है। इस बार पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंच जाएगी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जहां से शुरू की थी, 47 सीट से 325 आए थे, ये दोबारा 47 पर पहुंच जाएंगे। लोगों ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है, अब मेरे हाथ से निकल गया है। लोगों ने कहा ये सब एसपी सिंह बघेल बन गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम बारूद तो थे, तोप नहीं मिली थी, तो तोप मिल गई है। तो तोप कुछ नहीं होती, लोहा होती है, वो दिशा और दशा तय करती है। तो निशाना बिल्कुल सही लग रहा है। कमजोर सीट पर 3 बार जाया जाता है और मजबूत सीट पर जाया ही नहीं जाता। फिर आपको ये टिकट किसी ने दी नहीं है, आपने पिक एंड चूज किया, तो इतना परेशान क्यों है? घर के 6 लोगों से यहाँ क्यों वोट मंगवा रहे हो? करहल के जरिए अपनी ताकत दिखाने के लिए आज पूरा यादव परिवार वोट डालने पहुंचा। आज सैफई के पोलिंग बूथ के बाहर आई मुलायम परिवार की नई पीढ़ी। ये तस्वीर यूपी के चुनावी माहौल में ट्रेंड कर रही है। एक तरफ धर्मेंद्र यादव, दूसरी तरफ अक्षय यादव, बीच में डिंपल और अखिलेश यादव की मौजूदगी में ये संदेश देने की कोशिश हुई कि हम साथ साथ हैं और परिवार में सब ठीक ठाक है। इस आर पार की लड़ाई में अखिलेश के सामने बड़ी चुनौती है। पोलिंग बूथ पे पहुंचते हुए यहाँ पे आप देखिए अखिलेश यादव पहुंच गए हैं। ये वो वक्त है जब राम गोपाल यादव और शिवपाल पहले से ही जो है यहाँ पे वोट डाल चुके हैं और अब अखिलेश यादव यहाँ पे आप देख रहे हैं, धर्मेंद्र यादव भी नजर आ रहे हैं। पूरा यादव परिवार यहाँ पे ये स्कूल है, जहाँ अभिनव स्कूल जहाँ पे डालता है हर साल हर बार। और डिंपल यादव नजर आ रही है फ्रेम में, डिंपल के साथ यहाँ पे अखिलेश फ्रेम में नजर आते हुए यहाँ पे वोट डालने के लिए। तीसरे फेज के मतदान के दिन जहां एक तरफ यादव परिवार एकजुटता का संदेश दे रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह का आशीर्वाद लेते चाचा शिवपाल की तस्वीर यादव वोटरों के लिए अलग मैसेज दे रही थी। पूरा परिवार अखिलेश के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद परिवर्तन आएगा और बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी वहीं पहुंच जाएगी जहां पर पिछली विधानसभा में संख्या थी। मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी इस बार बहुत सारे लोगों को लेकर साथ चली है और हमने अलग अलग रंगों का गुलदस्ता सजाया है और सब अपना काम कर रहे हैं। तीसरे चरण ने तय कर दिया है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री से कोई रोक नहीं सकता है। 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तीसरे फेज में जनता बड़े सब के सब लोग आए, साइकिल का बटन दबाएं, योगी को हटाएं, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएं, ये उनसे अपील करता हूं। यादव परिवार जीत के जितने भी दावे कर ले, लेकिन यूपी की सत्ता में वापसी की कोशिश आसान नहीं होने वाली, क्योंकि बीजेपी वोटरों के मन से पुरानी यादों को भूलने नहीं दे रही। परिवारवाद, तमंचावाद से लेकर आज आतंकवाद के जरिए पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की है। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। हमें ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दलों से हमेशा सतर्क रहना है। ये लोग कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए देश को भी दांव पर लगा देते हैं, देश के सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर देते हैं। बीजेपी का ये वार यूपी चुनाव में कितना असरदार होने वाला है, ये 10 मार्च को तय हो जाएगा। लेकिन ये तय है कि हर चरण में चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बीजेपी के सियासी हमलों को रोकने के लिए अपनी तैयारी मजबूत करनी होगी। यूपी की सत्ता की लड़ाई में आज तीसरा चरण पूरा हो चुका है। अब देखना है कि अगले 4 चरणों में वोटरों के मन में सियासी पार्टियां किस तरह की छवि बनाती हैं। सैफई से मौसमी सिंह के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। उत्तर प्रदेश में आज जहां तीसरे चरण का मतदान हुआ, तो वहीं पंजाब की सभी 117 सीटों पर वोटिंग हुई। आज शाम 6 बजे पंजाब में करीब 64% मतदान हुआ था। यह आंकड़ा बढ़ सकता है,
क्योंकि पंजाब में 70% मतदान होना सामान्य बात मानी जाती है। पंजाब में पिछले चुनाव की तुलना में इस बार समीकरण काफी बदले हुए हैं, क्योंकि इस बार मुकाबला बहुत कांटे का है। आज पंजाब के सियासी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। आज का चुनाव पंजाब के इतिहास में अब तक का सबसे अलग चुनाव है। एक तरफ जहां अपनी पार्टी से मिले अपमान को सम्मान में बदलने का संघर्ष है, तो दूसरी तरफ पार्टी का सियासी अस्तित्व बचाने की लड़ाई। एक तरफ सीएम बने रहने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ सीएम की कुर्सी को हथियाने की जद्दोजहद। पंजाब की लड़ाई आसान किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन आज हर सियासी योद्धा अपनी जीत का दावा करता दिखाई दिया। बनाएंगे सरकार ऐसा है, हमने अपनी स्थिति पब्लिक के आगे रख दी है, अपने आप को पब्लिक के आगे रख दिया है। आज मैं सुबह मंदिर गुरुद्वारा आया हूँ, अपने आप को गुरु के समर्पण कर दिया है। अब जो गुरु करेगा, जो भगवान करेगा और परमात्मा करेगा और पब्लिक करेगी, वो ही होगा। क्या आशीर्वाद मांगे आपने? मैंने सर्वत के लिए भला मांगा है, पंजाब के विकास की बात की है और अच्छी सरकार परमात्मा दे और हमें शक्ति दे कि हम अगर मौका मिले तो बहुत अच्छा ईमानदारी और नेक नीति से काम करें। पटियाला मुश्किल। कैप्टन साहब, नवजोत सिंह सिद्धू ने वोट डाला और ये कहा कि बदलाव के लिए वोट डाला है। किसके लिए बदलाव? वो तो बदलाव कितने सालों से कर रहा है, पता नहीं क्या बदलाव की बात करता है। कोई सिद्धू प्रोग्राम लगाना चाहता है, पता नहीं क्या प्रोग्राम है उसका पंजाब में। कितनी बड़ी चुनौती इस बार के इलेक्शन का? Not much. I think elections have gone very well, and I think हम जीतेंगे। और क्या है? कांग्रेस से बगावत करके कैप्टन अमरिंदर इस बार बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अमरिंदर ने अपनी सीट पटियाला में वोट डाला। सीएम चन्नी की सत्ता की राह में पहला कांटा कैप्टन थे, तो नवजोत सिंह सिद्धू दूसरे। आज अपनी सीट अमृतसर ईस्ट पर सिद्धू वोट डालने पहुंचे तो अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए। सीएम की रेस में बाहर होने के बाद भी सिद्धू मुस्कुरा रहे थे, ताकि वोटर्स को ऑल इज वेल का संदेश दिया जा सके। मेरे विरोधी पैसे बांट रहे हैं, उनके पल्ले ही हराम का पैसा है। पंजाब के साथ गद्दारी का पैसा है। तो ये लड़ाई भाई लालो और मलिक पागो की है, तो आपको पता है कि हक हलाल किसके पास। ये आपको पता लग जाएगा कि नायक जीतेगा या खलनायक जीतेगा। चन्नी ने अपनी सूझबूझ और आला कमान के आशीर्वाद से सियासी राह आसान कर ली। अब पब्लिक ही है जो चन्नी के सपनों को या तो सच कर सकती है या उस पर पानी फेर सकती है। इसका फैसला 10 मार्च को होगा, लेकिन 94 साल की उम्र के इस पड़ाव में प्रकाश सिंह बादल अपने परिवार के सियासी भविष्य के लिए खड़े दिखाई दिए। बादल लांबी सीट पर वोट डालने पहुंचे तो कैमरों के सामने विक्ट्री साइन दिखाकर अपनी जीत का दावा पेश किया। बहुत बढ़िया इलेक्शन चल रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग वेव अकाली दल बीएसपी की चल रही है और इसलिए आप देखेंगे सब बहुत एक्सेप्शनल रिजल्ट्स। सरकार अकाली दल बीजेपी 100%। पंजाब में बड़ी संख्या में लोग वोट डालने पोलिंग बूथ पर पहुंचे। आमतौर पर ज्यादा वोटिंग को सत्ता बदलने का संकेत माना जाता है। इसीलिए आम आदमी पार्टी बहुत खुश दिखाई दे रही। हालांकि पिछली बार 2017 में 76% से ज्यादा मतदान हुआ था, लेकिन आम आदमी पार्टी सत्ता से बहुत दूर खड़ी दिखाई दे रही थी। दावा तो इस बार भी किया जा रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने मेहनत ज्यादा की है, तो उम्मीद भी बहुत ज्यादा है। पार्टी का सीएम चेहरा बनाए गए भगवंत मान ने आज अपनी सियासी अग्नि परीक्षा से पहले गुरुद्वारे में मत्था टेक फिर से जीत का दावा किया। आज पंजाबियों के लिए खुशी का दिन है। उनको फतवा देना है तो अगले 5 साल के लिए अपने बच्चों की किस्मत, अपने नौजवान बेटे बेटियों की किस्मत, अपने बुजुर्गों की किस्मत उन्होंने किसी हाथ में देनी है। तो पंजाब में रिकॉर्ड टूटेगा वोटिंग परसेंटेज का भी, और मुझे उम्मीद है अच्छे रिजल्ट आएंगे। पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, लेकिन कुमार विश्वास के आरोप आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करते हैं या नहीं, ये 10 मार्च को पता चलेगा। कमलजीत संधू, सुप्रिया भारद्वाज और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।
और अब खबर युद्ध की आशंका की। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन दोनों देशों के अंदर जो हलचल है उससे संकेत साफ मिल रहे हैं कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी सीमाओं पर रूस ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा दी है, अलगाववादियों के द्वारा युद्ध छेड़ दिया गया है। तो रूस यूक्रेन समेत उसके समर्थक देशों को अपने युद्ध अभ्यास से कड़ा संदेश दे रहा है, जिसके द्वारा वो अपनी मंशा भी साफ तौर पर व्यक्त कर चुका है। युद्ध की तैयारी का ये वो ट्रेलर है जिसकी पिक्चर यूक्रेन के लिए खौफनाक हो सकती है। विश्व युद्ध के खतरे के तनाव भरे माहौल में रूस ने युद्धाभ्यास करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। परमाणु शक्तियों में भी सबसे बड़ी शक्ति रूस ने परमाणु युद्धाभ्यास किया और उसने अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया। रूसी भाषा में कमांड दिए गए और फिर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों का बटन दबाया। हर कैमरा एंगल से इस युद्धाभ्यास को कैद किया गया ताकि दुनिया रूस की ताकत को दूर से ही नहीं, पास से देखकर अंदाजा लगा सके कि वो कितना सक्षम है। रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का भी परीक्षण किया, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के किसी भी शहर पर हमला करने में काबिल मिसाइल। इस मिसाइल के जरिए वो दुनिया भर के देशों को अपने हमले की रेंज बता रहा है। रूस ने परमाणु हमला करने में सक्षम RS-24 यार्ड्स मिसाइल का परीक्षण भी किया, जिसे ट्रक में ले जाकर कहीं से भी फायर किया जा सकता है। 3, 2, 1, रूस ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अपने मिसाइल ताकत पर पुतिन ने खुद निगाह रखी। पुतिन ने यूक्रेन के मसले पर एक बड़ा संदेश भी दिया। ये पूरा युद्धाभ्यास उन्होंने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ क्रेमलिन में मौजूद सिचुएशन सेंटर में बैठकर देखा। युद्धाभ्यास के दौरान हुए कुछ हमलों की आवाजें डराने वाली थी। हवाई हमले का युद्धाभ्यास इतना सटीक किया गया कि ऐसा लगा कि अगर यूक्रेन पर हवाई हमले हुए तो कुछ इस तरह से ही होंगे। हवा ही नहीं, अगर समंदर से हमले की नौबत आई तो हमला इस तरह का होगा। समंदर से भी हमला करने के लिए रूस पूरी तैयारी कर चुका है। समंदर से उसने अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए मिसाइलों का टेस्ट किया। अपने जहाजों से मिसाइलें फायर करके उसने टारगेट को ध्वस्त किया। अपनी सबमरीन को समंदर में उतारकर उसकी क्षमता भी जांची।
रूस का ये शक्ति प्रदर्शन दुनिया के लिए संदेश है कि यूक्रेन के मामले में अगर युद्ध की नौबत आई तो हालात सभी के लिए खराब हो सकते हैं। ये युद्धाभ्यास एक इशारा है अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए कि अगर रूस पर दबाव बनाने की कोशिश हुई तो नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। यूक्रेन के कीव से गौरव सावंत, आज तक। बेलारूस और रूस से जुड़ी सीमाओं पर 1.5 लाख से ज्यादा रूस के सैनिक मौजूद हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में भी इस बात की पुष्टि साफ हो चुकी है कि सीमाओं पर बड़ी संख्या में सैन्य हथियार भी जमा किए जा चुके हैं और यही कारण है कि यूक्रेन के साथ खड़े दुनिया भर के देश हमले की आशंका के बीच एकजुटता दिखा रहे हैं। यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर गोलीबारी चल रही है और इसी दौरान म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय देश रूस के हमला करने की स्थिति में मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में जुट चुके हैं, रूस को घेर रहे हैं। रूस एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। दुनिया भर के देश रूस को रोक पाने में फिलहाल कामयाब नहीं हुए। उसका युद्धाभ्यास इसी की एक झलक है। आज रूस का युद्धाभ्यास अमेरिका और यूरोपीय देशों की चिंता नहीं, चिंता है यूक्रेन की सीमा पर होने वाली गोलीबारी, अलगाववादियों की ओर से होने वाली बमबारी युद्ध की चिंगारी बन सकती है। पूर्वी यूक्रेन के नोबुलुहेंस्क का हाल जानने के लिए दुनिया भर की मीडिया वहां पहुंची थी, लेकिन वहां जब अचानक बमबारी शुरू हुई तो हालात खराब हो गए। वीडियो में यूक्रेन के अधिकारी, सेना के जवान और विदेशी मीडिया के लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। बमबारी से बचने के लिए ये लोग जमीन पर लेटकर जान बचाने की जगह ढूंढने लगे। इसी तरह दोनेत्स्क में भी मीडिया और सैनिकों ने एक शेल्टर में पनाह ली, जहां बाहर से आने वाली धमाकों की आवाजें साफ सुनी जा सकती हैं। ये सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर अलगाववादी हमले हो रहे हैं। यूक्रेन लगातार कह रहा है कि उसकी सीमाओं पर रूस और बेलारूस की ओर से 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात हैं और इसीलिए युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। एक राष्ट्रपति के तौर पर जब मैं देखता हूं कि हमारी सीमाओं पर 1.5 लाख से ज्यादा रशियन सैनिक, सैन्य साजो सामान और हथियार मौजूद हैं, तो मेरा जवाब यही है कि दुनिया की सुरक्षा का ताना बाना कमजोर है। इसे बदलने की जरूरत है। 10 साल पहले जिन नियमों को दुनिया ने माना था वो अब लागू नहीं होते हैं। यूक्रेन के मसले पर जर्मनी के म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कई देशों के नेता इकट्ठा हुए। इस कॉन्फ्रेंस में रूस के हर कदम पर चर्चा हुई और यूक्रेन को लेकर सभी देश साथ नजर आए। As I speak to you today, we do not fully know what President Putin intends. But the omens are grim, and that is why we must stand strong. Whatever happens in the next few days and weeks, we cannot allow European countries to be blackmailed by Russia. We cannot allow the threat of Russian aggression to change the security architecture of Europe. पिछले कई महीनों में हमने देखा कि यूक्रेन के साथ लगी रूस की सीमाओं पर सैन्य शक्ति बढ़ाई गई है। शीत युद्ध के बाद से ऐसी स्थिति नहीं देखी गई है और अलगाववादियों का पिछले 24 घंटों में जो रवैया रहा है, जिसके बारे में पहले भी बताया जा रहा है, ये युद्ध शुरू करने के माहौल बनाने जैसा है। हमें नहीं पता कि हमला तय है या नहीं, लेकिन यूक्रेन पर खतरा असली है और इससे यूक्रेन पर असर पड़ रहा है। Wir wissen nicht, ob ein Angriff bereits beschlossene Sache ist.
यूक्रेन की अलग अलग सीमाओं पर छोटे छोटे हमले लगातार किए जा रहे हैं। चेतसेव में भी गोलीबारी हुई। इन हमलों के बाद वहां पहुंचे सैनिकों और विदेशी मीडिया को भारी गोलीबारी के निशान मिले। यही वो जगह है जिसको लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति दुनिया भर को बता रहे हैं कि युद्ध काफी पहले से छिड़ चुका है। पिछले कई महीनों में हमने देखा कि यूक्रेन के साथ लगी रूस की सीमाओं पर सैन्य शक्ति बढ़ाई गई है। शीत युद्ध के बाद से ऐसी स्थिति नहीं देखी गई है और अलगाववादियों का पिछले 24 घंटे में जो रवैया रहा है, जिसके बारे में पहले भी बताया जा रहा है, ये युद्ध शुरू करने के माहौल बनाने जैसा है। हमें नहीं पता कि हमला तय है या नहीं, लेकिन यूक्रेन पर खतरा असली है और इससे यूक्रेन पर असर पड़ रहा है। अपने देश पर रूस के हमले का संकट भले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति को परेशान कर रहा हो, लेकिन वो अपने देश के लिए आखिरी दम तक लड़ने की बात कह रहे हैं। रूस के मामले में किए गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में एक मजाक भी किया। ये घटना तब हुई जब सवाल का जवाब देते समय उनका माइक खराब हो गया। Just a second. I think cyber attack. Can I have another one for translation? Yes. But maybe you You see, can Russia's understand not here, but they're here. Well, it doesn't work. I'm sorry. अपने मजाकिया अंदाज में उन्होंने रूस पर किए गए सवाल का जवाब दिया और इसी के जरिए रूस को ये संदेश भी दिया कि हमले की स्थिति में जंग लंबे समय तक चल सकती है और यूक्रेन इसके लिए तैयार है। यूक्रेन के कीव से गौरव सावंत, आज तक। अमेरिका इस बात की चेतावनी दे चुका है कि रूस युद्ध के पहले चरण में ही कीव पर हमला कर देगा और इसी कारण कई देशों के दूतावास यहां से खाली हो चुके हैं। अमेरिका खुद भी अपने दूतावास को खाली कर चुका है, अपने लोगों को निकालने की हिदायत दे चुका है। भारत ने भी यूक्रेन में बसे भारतीयों को वहां से जल्द निकलने की एडवाइजरी जारी कर दी है। विशेष विमानों से भारतीयों को एयरलिफ्ट करने की तैयारियां भी हमारी सरकार पूरी कर चुकी है। रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन के कीव से लोगों का पलायन जारी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि रूस की रणनीति सबसे पहले कीव पर हमला करने की है। इस वजह से कीव के लोग पलायन कर रहे हैं। इस मामले में भारत भी अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए कदम उठा चुका है। भारत साफ कर चुका है कि युद्ध की स्थिति में अपने नागरिकों को बचाना उसकी पहली प्राथमिकता होगी। दरअसल यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ते हैं। मौजूदा संकट में उनकी सुरक्षा बड़ी चिंता बनी हुई है। हम लोग इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव में नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय छात्र छात्राएं एमबीबीएस या डॉक्टरी पढ़ रहे हैं और मेरे साथ एक भारतीय बच्चों का समूह भी है, बडिंग डॉक्टर्स हैं। क्या नाम है आपका और क्या इस समय आपको डर लग रहा है? भारत सरकार ने अब एक एडवाइजरी जारी की है इंडियन एम्बेसी ने कि बच्चों को, भारतीय छात्र छात्राओं को अब भारत जाना चाहिए। जी, मेरा नाम मालविका है। मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ और फिलहाल तो हमें किसी को भी डर नहीं लग रहा है, लेकिन घर वाले इंडिया में परेशान हो रहे हैं बिकॉज मीडिया जो भी दिखा रहा है वो काफी उन पर असर कर रहा है और ऑब्वियसली वो लोग काफी परेशान हैं। तो क्या आप घर जाना चाहती हैं या यही रहना चाहती हैं? जी, अगर सिचुएशन अगर ज्यादा सीरियस हुआ तो मैं भी घर जाना चाहूंगी। जी, मेरा नाम शारन है। मुझे लगता है कि अभी तक कोई ऐसा डरने वाली बात है नहीं अभी यहाँ पे, बट अगर सिचुएशन बुरा हो जाता है तो फिर हमें जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का दबाव हम पे हो जाता है कि नहीं, न्यूज़ पे ये दिखा रहे हैं तो हमें जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम चले जाएंगे आफ्टर सम टाइम। यस, ठीक है। ये बहुत बड़ा हॉस्टल है, बहुत बड़ी संख्या में लगता है यहाँ पर बच्चे मेडिकल पढ़ रहे हैं। क्या आपके भी माता पिता कह रहे हैं वापस आइए या आसपास आपको कहा जा रहा है? इंडियन एम्बेसी के मैसेज के बाद आपने क्या सोचा है? After Indian Embassy's message, our parents have called because they are really worried. But over here, locally, it's not like we're facing any situation, so it's better that if we have to, then we have to leave. Else, it's good.
here. बड़ी संख्या में भारतीय बच्चे यहाँ यूक्रेन में आते हैं मेडिसिन पढ़ने के लिए। कई बार ये कहते हैं कि यूक्रेन में मेडिसिन पढ़ने की इतनी इच्छा क्यों भारतीय बच्चों में? यहाँ का एजुकेशन किस तरह का है? हम देखते हैं कि इंडिया में अगर हम नीट दे देते हैं, फिर हमारे को सीट मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कट ऑफ, फिर उसके बाद डोनेशन देखना पड़ता है। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, नीट दे दिया, वापस आके यू गेट एडमिशन, सब ठीक हो जाता है, बहुत ईजी। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।